अध्यक्ष महोदय, देश की प्राचीन एवं समृद्ध भाषाओं में मैथिली शामिल है। बिहार एवं देश में रह रहे 5 करोड़ से ऊपर लोगों की मातृभाषा मैथिली है, जिसे वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में यह भाषा एक विषय के रूप में शामिल है। मैथिली भाषा की अपनी लिपि मिथिलाक्षर है। कवि विद्यापति समेत अनेक विद्वानों ने इस लिपि में ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान में यह लिपि चलंत में शिक्षण एवं लेखन का माध्यम नहीं है। इनके संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता है। अतः मिथिलाक्षर लिपि लेखन एवं शिक्षण का माध्यम बने, इसके लिए मिथिलाक्षर लिपि का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। चलिए, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अब चलिए महोदय, वर्तमान सरकार मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। व्याख्याताओं के नियुक्ति के क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर मैथिली भाषा में 49 व्याख्याताओं की नियुक्ति विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत की गई है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी मैथिली के स्वीकृत पद के विरुद्ध नियोजन की कार्रवाई चल रही है। मैथिली अकादमी मैथिली भाषा के विकास के लिए सतत कार्यशील है। संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रायः सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें मैथिली अकादमी के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मिथिला स्नातकोत्तर शोध संस्थान दरभंगा के द्वारा मिथिला क्षेत्र की एवं मैथिली भाषा की 15,000 से अधिक मौलिक पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है। जहां तक मिथिलाक्षर लिपि का प्रश्न है, मैथिली भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और यह मैथिली भाषा के विकास प्रचार प्रसार के लिए भी आवश्यक एवं उपयोगी है। अध्यक्ष महोदय, मैथिली को जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया वो इसलिए शामिल किया गया कि इसकी लिपि मिथिलाक्षर थी, क्योंकि संविधान के 8वीं अनुसूची में वही भाषा शामिल की जाती है जिसकी अपनी लिपि होती है, और 22 भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया देश की, वो इसीलिए कि उसकी अपनी लिपि थी। और 22 में से 21 जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है भाषा, उसके जिन जिन राज्यों में शामिल है या देश में प्राथमिक शिक्षा से उसकी पढ़ाई प्रारंभ होती है। केवल मैथिली ऐसी लिपि है, मिथिलाक्षर ऐसी लिपि है देश में, मिथिला में, जिसकी प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई नहीं होती है।
और जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, जब यह संवैधानिक मान्यता इस मिथिलाक्षर मिथिला लिपि को नहीं था, तब मैट्रिक में, इंटर में 50 नंबर का विषय हुआ करता था जो मिथिला लिपि में पढ़ते थे। यह भावनात्मक भी जुड़ाव है, हमारे धरोहर की रक्षा की भी बात है और संविधान की संवैधानिक मान्यता की भी बात है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या 22 में से 21 जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, जिसको, और नेपाली भी, मैं बता दूं अध्यक्ष महोदय, नेपाली भी इस 22 में से एक नेपाली भी है जो विदेशी भाषा है, लेकिन नेपाली को भी सिक्किम में और एक अन्य राज्य में, जहां सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, सिक्किम में वहां भी प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में नेपाली भाषा पढ़ाई जाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मिथिलाक्षर लिपि जो पूरे विश्व में, पूरे देश में और राज्य में मिथिला में रहने वाले लोग, माननीय मंत्री जी स्वयं भी मिथिला से आते हैं, तो क्या प्राथमिक विद्यालय में जो है मिथिलाक्षर लिपि की यह भावना की बात है और संवैधानिक मान्यता इस लिपि मिथिला, अध्यक्ष महोदय एक मिनट में, एक मिथिला को, मैथिली को इसीलिए संवैधानिक मान्यता मिली कि इसका मिथिलाक्षर लिपि थी। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्राथमिक, बहुत गंभीर इशू है, अगर समय समाप्त होगा अगले डेट में रखा जाए, बहुत गंभीर अपराध, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में क्या मैथिली लिपि, मिथिलाक्षर लिपि की पढ़ाई वो प्रारंभ करना चाहती है सरकार, या मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हम लोग भी उसी इलाके से आते हैं। हालांकि ये लोग उत्तर वाले लोग जो है ना, हम लोग को पूरी नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग भी उसी इलाके से आते हैं, भले ही टेल एंड ही कहिए, अंतिम छोर पर ही बसने के कारण सही, लेकिन हम लोग भी उसी इलाके से आते हैं। महोदय, जिस संविधान के 8वीं सूची का हवाला माननीय सदस्य ने दिया है, माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं और जागरूक भी हैं कि उसमें शामिल भाषाएं होती, लिपि नहीं शामिल होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये उन्होंने जो बताया है इसकी सूचना नहीं है कि जिसकी अपनी लिपि होती है वही भाषा शामिल होती है। संविधान में कोई ऐसी शर्त नहीं है, हम लोगों को जो मालूम है। और चूंकि उस समय हम लोग भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, जब स्वर्गीय अटल बिहारी जी के कार्यकाल में इसको 8वीं सूची में शामिल किया गया था, उस समय भी इसके पीछे की भावना यही थी कि ये भाषा समृद्ध भाषा है, ये भाषा एक बहुत बड़े प्रक्षेत्र की भाषा है और इसका इतिहास पुराना है। लेकिन सब जगह जहां भी इसकी प्रासंगिकता या इसको 8वीं सूची में शामिल करने का जिक्र आया था, वो सब जगह भाषा की चर्चा थी, भाषा के समृद्धता की चर्चा थी, इसलिए उसके आधार पर किया गया है। और माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि आज भी जो मैथिली भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, और देवनागरी तो संस्कृत की भी लिपि है, देव लिपि है, उसमें मैथिली भाषा चलती है। और अध्यक्ष महोदय, ये मैथिली भाषा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसके जहां भी पिछला इतिहास देखा जाए, चाहे महाकवि विद्यापति जिसने इस भाषा को शायद अपने बिहार से लेके पूरे देश, पूरे दुनिया में इसको उतना ज्यादा लोकप्रिय किसी दूसरे कवि ने नहीं बनाया जितना महाकवि विद्यापति ने बनाया था मैथिली भाषा को। और उनकी जितनी किताबें, जितनी रचनाएं, जितनी उनके संग्रह हैं जो उन्होंने मैथिली भाषा में लिखी है, वो सब देवनागरी लिपि में है। इसलिए, और इसीलिए मैंने कहा था कि देवनागरी लिपि को
मैथिली भाषा का स्रोत या जरिया बनाने के पीछे मंशा भी यही थी कि इसको और ज्यादा लोकप्रिय बनाया जाए। और हम समझते हैं कि जब से मैथिली भाषा ने देवनागरी लिपि को अपनाया है तब से यह भाषा और ज्यादा लोकप्रिय हुई है, इसलिए माननीय सदस्य को संतुष्ट होना। सर, अध्यक्ष महोदय, देवनागरी के प्रति पूरे देशवासियों का सम्मान है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन यह देवनागरी में इसीलिए चलन में आ गई क्योंकि मिथिलाक्षर का जो है संवर्धन और संरक्षण नहीं हुआ। आज बंगला हो, चाहे बोडो हो, डोगरी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, कोकनी हो, मलयालम हो, आप पूरक पूछे, पूरक पूछे जाएगा। पूरक ही मैं पूछ रहा हूं। मैं पहले कई लोग आपके प्रश्न पर खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं पूरक पूछने के लिए जब सभी के और संवैधानिक मान्यता तभी मिलती है अष्टमनुसूची जिसकी अपनी लिपि होती है। पूरक क्या है? मैं पूरक ही पूछ रहा हूं। जब 22 में से 21 की जिसकी अपनी लिपि है अष्टम अनुसूची में शामिल है, उसकी अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, मध्य विद्यालय में, तो पूरक यही है कि सर मिथिलाक्षर धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसलिए और सभी संवैधानिक भाषाओं में जितनी सबका जो है हो रहा है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी मिथिला से आते हैं और मिथिलाक्षर लिपि जो है जिंदा रहे, विनोद नारायण झा के लिए माननीय मंत्री जी क्या करना चाहते हैं? उसको कम से कम जब यह संविधान के अष्टम तब इसकी पढ़ाई होती है। बैठ जाएं जी, एक बार सब लोग पूरा पूछ लें, फिर माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। विनोद नारायण झा अध्यक्ष महोदय, अब एक एक करके मूल प्रश्न था, मैं मूल प्रश्न पर आता हूं। ये जो आज का ये ध्यानाकर्षण का के जे मुख्य बिंदु छल, अध्यक्ष महोदय, हम वही पर अबै छी। मुख्य आकर्षण ई छै मंत्री महोदय, इमे पूछे छथिन, हम सब मिलकर पूछलो हैं कि मिथिलाक्षर लिपि ओकर संरक्षण आ संवर्धन कोना हेतै। सरकार जे धरोहर के जे मिथिला के धरोहर छै अकर या भारत के धरोहर छै ओकरा उजागर करे चाहिए। आर्कियोलॉजिकल स्थान के खुदाई हरिभूषण ठाकुर हमर जो उजागर छै। और एक और बात बता दी एक मिनट अध्यक्ष जी, ये बस खत्म हो गया। अध्यक्ष जी, अहाँ के मालूम है कि जे मैथिली में हम देवनागरी में देखे छी, बाद में ट्रांसलेशन छै। वो शुरुआत में प्रारंभिक तौर पर मिथिलाक्षर में लिखल जाइत रहे। जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में छै। नालंदा विश्वविद्यालय में बड़ा पैमाना पर जखन महापंडित राहुल सांकृत्यायन किताब लिखे चला है, वो अनेक बार मिथिलाक्षर के प्रयोग कला है, लेकिन कालांतर में मिथिलाक्षर खत्म हो गए, जरा तिरहुता नाम से जानल जाते रहे, तेन देवनागरी में उपयोग बस हो गया, खत्म। अध्यक्ष महोदय, हम ये जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहे मंत्री जी से जे सचमुच मैथिल टेल इंड पर नहीं चाहे, वो हृदय स्थली चाहे, दरभंगा पूर्णा दरभंगा जिला के निवासी छे विजय बाबू, उनका से हम पूछना चाहे मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण और संवर्धन के लिए बिहार सरकार के की